वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल बोधी ट्री। दोस्तों, आज हम ब्रज असाइनमेंट का सोशल साइंस का पेपर नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। पेपर नंबर 3 का सेक्शन ए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो जो पहला विभाग ए है उसमें हमको जो जोड़े मिलाने हैं। तो पहला प्रश्न है रोजड़ी। तो रोजड़ी क्या सही मैचिंग होगा? ये राजकोट जिला, रोजड़ी जो है ये राजकोट जिले में आया हुआ है और ये मोहेंजोदाड़ो जो संस्कृत सभ्यता थी उसका अंश यहाँ पे देखने को मिला है। टेराकोटा क्या होता है? तो टेराकोटा होता है कच्ची मिट्टी में से पकाए गए बर्तन। राइनोविजन ये गेंडा परियोजना है जो गेंडा के संरक्षण के लिए चलाई गई थी। एल्यूमिनियम बॉक्साइड, एल्यूमिनियम की कच्ची धातु होती है बॉक्साइड, उसका अणुसूत्र याद रखिएगा Al2O3.2S2O, यानी जो बॉक्साइड होता है उसको हम शुद्ध करते हैं तो हमको एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण धारा ये 1981 में लागू की गई थी। ओके, अब आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित विधान सत्य है या असत्य बताइए। कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि भारवी की ग्रंथ है। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स, गलत, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, मालविका अग्निमित्रम ये महाकवि कालिदास की कृतियां हैं, भारवी की नहीं। सारनाथ का स्तंभ भारत की शिल्प कला का श्रेष्ठ नमूना है, ये विधान है सत्य। 15 मार्च को विश्व ग्राहक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये विधान भी है सत्य। मानव विकास के 4 स्तंभ में समानता, स्थिरता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, ये भी है सत्य। और ये चीजें याद रखना, समानता, स्थिरता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। अल्पसंख्यकों के हितों और अधिकार, कल्याण तथा विकास के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की रचना की गई है, ये सत्य बात है। बराबर। अगला प्रश्न, ताजमहल का श्वेत संगमरमर वायु प्रदूषण के कारण पीला हो गया है। तो देखिए, ताजमहल जो है इससे 70 किलोमीटर की दूरी पर मथुरा में है रिफाइनरी। तो जो रिफाइनरी है इसके धुएं में से निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये जो गैस है, जब आकाश में बिजली चमकती है, ऊंचा तापमान होता है, तो ये वो जो गैस है पानी में घुल जाती है और उससे बनता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये गैस पानी में घुलती है तो बनता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। और ये जो एसिड होता है जब बारिश के रूप साथ में आता है इसको बोलते हैं अम्ल वर्षा, एसिड रेन। तो ये जो अम्ल वर्षा होती है इसके कारण जो सजीव होते हैं यानी कि वनस्पतियां हैं और संगमरमर की जो इमारत है इनको नुकसान होता है। इससे कारण जो ताजमहल है वो पीला पड़ गया है। भारत की विविधता ही विश्व में उसकी विशिष्ट पहचान बनाता है। बराबर। भाखड़ा नागल बांध ये सतलुज में है, पंजाब में है। बराबर। अब है यह जल, यह मर्यादित संसाधन है। मर्यादित यानी जिसकी लिमिट है, पानी की एक लिमिट है, उसको आप बर्बाद करोगे तो उसके बाद आपको काफी गंदे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसलिए पानी का सोच समझ के उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का 12 महीने खुला रहने वाला बंदरगाह कौन सा है? तो वो है पोरबंदर। गांधी जी का जन्म स्थल याद रखिएगा। अपनी विरासत को किस कारण नुकसान हो रहा है? तो उसके कारण है विरासत की सुरक्षा के सामने लापरवाही। यानी जो हमको मालूम ही नहीं कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने कितनी भव्य विरासत हमको दी है और हम उसको लेकर के लापरवाह, इसके कारण नुकसान हो रहा है। अगला है, पृथ्वी की सतह के जल स्रोत में किसका समावेश नहीं होता? तो जल स्रोत है तो पवन तो उसमें आएगा नहीं, कॉमन सेंस की बात है। निम्न में से कौन सा सिंचाई का मुख्य माध्यम है? तो कुआं और ट्यूबवेल। तो देखिए, आप जैसे कुआं और ट्यूबवेल के द्वारा पानी निकाला जाता है, उसकी सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मिस्र अर्थतंत्र को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? मिस्र अर्थतंत्र को नियंत्रित पद्धति के द्वारा जाना जाता है। भारत देश में मिस्र अर्थतंत्र है, याद रखिएगा।
पूछ सकते हैं भारत देश में कैसा अर्थतंत्र है, तो भारत देश में है मिश्र अर्थतंत्र। भारत है, इंग्लैंड है और फ्रांस भी आता है इसमें। तो किस देश में मिश्र अर्थतंत्र है? भारत और फ्रांस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में दीजिए। भारत में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो 44। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का दायित्व किसका है? तो ये है केंद्र सरकार का। इसको याद रखिए, राष्ट्रीय यानी इसका राष्ट्र से लेना ना, देश से, यानी देश की सरकार यानी कि केंद्र सरकार। और जो राज्य का जो होता है, राज्य का नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे सॉरी, उसका काम जो होता है वो राज्य की सरकार करती है। अगला है समाजवादी पद्धति में केंद्र का स्थान किसका है? तो समाजवादी पद्धति में केंद्र का स्थान समाज के कल्याण का होता है। समाजवादी पद्धति जो है वो इस ढंग से बनाई जाती है जिसके द्वारा लोगों को विकास हो, लोगों को लाभ हो। मिश्र अर्थतंत्र अर्थात क्या? तो ये मिश्र अर्थतंत्र का ये तीसरा प्रश्न है। तो ऐसी आर्थिक पद्धति जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र एक साथ चलते हो, बराबर। जैसे भारत देश है, भारत देश में क्या है, बहुत सी सरकारी कंपनियां हैं और बहुत सी प्राइवेट कंपनी है, बराबर। जैसे मारुति कंपनी है, पहले ये सरकारी थी लेकिन फिर बाद में इसमें से हम वो जॉइंट वेंचर बना दिया गया। BSNL है, वो सरकारी कंपनी है। आइडिया एयरटेल है, ये प्राइवेट कंपनी है। तो इसमें दोनों चीज़ें हमको देखने को मिलती है और ये दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं परंतु पूरक बनकर काम करते हैं। ऐसी पद्धति को हम कहते हैं मिश्र अर्थतंत्र। ओके, अब आगे हम सेक्शन बी देखने वाले हैं। सेक्शन बी है नेग्रिटो हब्सी प्रजा के विषय में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो देखिए, नेग्रिटो यानी हब्सी प्रजा। तो नेग्रिटो अथवा निग्रो, ये हब्सी भारत के सबसे प्राचीन निवासी है, बराबर। ये अफ्रीका से बलूचिस्तान के रास्ते होकर के भारत आए थे। इनको निषाद भी कहते हैं, याद रखना। और इनके फिजिकल फीचर से इनका रंग श्याम था, 4 से 5 फुट इनकी ऊंचाई होती थी, सिर पर घुंघराले बाल होते थे। यानी जब नेग्रिटो की बात करें तो साउथ अफ्रीका वाले जो लोग हैं उनको याद करना, क्योंकि अफ्रीका से माइग्रेट करके भारत में आए थे। अगला प्रश्न है, भारत एवं भारत की प्राचीन संस्कृति के बारे में विष्णु पुराण में क्या लिखा गया है? तो विष्णु पुराण में लिखा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव विदक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। तो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित स्थल का नाम है भारतवर्ष और जिसकी संतान क्या है? भारतीय, बराबर। और भारत में शुभ कार्य के प्रारंभ में लिए जाने वाले संकल्पों में भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, इन शब्दों का उपयोग होता है। ये शब्द याद रखिए, भारतवर्ष, भरतखंड, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त। ये रामायण में आपने काफी बार सुना होगा। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तीनों दिशाओं में समुद्र और उत्तर में हिमालय की गिरिमालाएं जैसी प्राकृतिक सीमाओं वाला हमारा देश है। तो भारत के उत्तर में है हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, बराबर। भारत की कला के रूप में हाथ बुनाई एवं कढ़ाई बुनाई कला की जानकारी दीजिए। तो देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न, देखिए सोशल साइंस है, ये एक बहुत ही इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। आपको आपके इतिहास की जानकारी होनी चाहिए और जो प्रजा अपने इतिहास को याद नहीं रखती है, इतिहास उसे सजा देता है, उसके साथ वही गलतियां दोबारा होती है। इसलिए आपको अपने इतिहास को याद रखना चाहिए और आपको इतिहास जो है बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए, बराबर। इतिहास को पढ़ने से आपको शत्रुबोध का स्वयं बोध होता है, स्वयं बोध भी होता है, शत्रुबोध भी। आपको मालूम पड़ता है कि आप कौन हो, आपके पूर्वज कितने महान थे और आपकी संस्कृति को किन राक्षसों ने नुकसान पहुंचाया। ये सब चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी? इतिहास से। ओके, तो जब ये, और दूसरा, इसको प्रश्नों को रटिए मत, उसको अपनी सिंपल लैंग्वेज में रखिए।
तो जब कढ़ाई बुनाई की बात करेंगे तो इसमें आएगा ढाका के मलमल की बात होगी, इसमें पाटन के पटोला की बात होगी, इसमें कच्छ के बन्नी क्षेत्र की जत कौम की बात होगी। तो ये सब चीजें आपको उसको अपने ढंग से लिख देना है। ओके, तो प्राचीन समय से ही भारत वस्त्र विद्या के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। ऐसे कहा जाता है कि ढाका की मलमल का थान अंगूठी में से निकल जाता एवं दिया सलाई की डिब्बी में आ जाता था। मलमल का थान यानी मलमल का जो पूरा कपड़ा था उसको माचिस की डिब्बी में रख सकते थे और पूरे थान को अंगूठी में से निकाला जा सकता था। गुजरात में सोलंकी युग के स्वर्ण काल के समय पाटन राजधानी थी, यहाँ अनेक कारीगर आकर के बसे। ये 850 वर्ष पुरानी कला है। सिद्धराज जयसिंह ने पटोला के कारीगरों को भारत में लाकर अपनी राजधानी में लाकर के बसाया और इसके कारण पटोला जो था वो फेमस हुआ। और ये अत्यंत अटपटी, जटिल और समय लेने वाली ये कला के कुछ कारीगरों तक सीमित है। अब ये जो पटोला का कपड़ा है काफ़ी महंगा होता है, इसकी जो बुनाई है बहुत ही कठिन होती है और एक पटोला की कीमत 50,000 कम से कम होती है। 50,000 से तो ये स्टार्ट होता है। तो पाटन में बनने वाला इस रेशमी वस्त्र को पटोला कहते हैं और जिसमें दोनों तरफ से इसको पहना जा सकता है। इसकी जो प्रिंट थी दोनों तरफ से एक जैसी दिखती थी, इसलिए इसे कहते थे बेवड़ इक्त। जो पटोला था इसे कहा जाता था बेवड़ इक्त, जिस कारण से इसे दोनों तरफ से पहना जाता था, इसे बेवड़ इक्त भी कहते थे। फिर आगे का प्रश्न है इसी में, हाँ, सिंधु संस्कृति के समय सिंध, सौराष्ट्र और कच्छ के स्त्री पुरुषों के वस्त्रों में कासीदारी देखने को मिलती है, नहीं उसमें नक्काशी कढ़ाई बुनाई का काम हमको देखने को मिलता है। कच्छ के बन्नी क्षेत्र की जत कौम, इसको खास याद रखिएगा। कच्छ का बन्नी इलाका है, यहाँ की जो भरत है उसको रबारी भरत भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक पक्षी पाया जाता है जिसके पीले पैर होते हैं, सुरखा, आई फॉरगेट ऑन द नेम। तो वो जो पक्षी है उसके पंख भी ये लोग बुन के लगाते हैं और कांच के टुकड़े वगैरह लगा करके ये लोग बुनाई करते हैं। इसके उपरांत गुजरात के जामनगर, जैतपुर, भुज और मांडवी ये जो क्षेत्र है बांधनी के लिए प्रसिद्ध है। एक मार्क में पूछा जाता है गुजरात के कौन से क्षेत्र बांधनी के लिए प्रसिद्ध है, तो भुज, जामनगर, जैतपुर, मांडवी। याद रखिएगा, भुज, जामनगर, जैतपुर, मांडवी ये बांधनी के लिए प्रख्यात है। बांधनी की जो शुरुआत हुई थी वो तो हुई थी राजस्थान से, लेकिन ये राजस्थान और गुजरात में बहुत ही पॉपुलर है। इसके ऊपर की गई परंपरागत शैली वाली हाथी, पुतली, चौरस, पक्षी, कलश की सुंदर डिजाइन, साथ ही चंदोवा, लता तोरण, चौका, तकिया, मनसद, झूले के उपरांत कई जातियों में पहने जाने वाली मिर्जई नाम के वस्त्र के ऊपर की गई कढ़ाई बुनाई की कला परंपरा आज भी प्रख्यात है। अब देखिए ये आपको ऊपर लगेगा 2 मार्क्स में, मैं आपको बताऊं दोस्तों 2 मार्क्स का प्रश्न है, मिनिमम 4 पॉइंट्स लिखो। अगर आप 5 पॉइंट्स लिख देते हो तो द बेस्ट, तो आपको 2 मार्क्स अवश्य मिलेंगे। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, याद कर लो तो मच बेटर, और इतना लंबा उत्तर आपको नहीं लिखना है। ओके, और नाट्यकला समाज को प्रतिबिंबित करता है, कथन समझाइए। तो भारत की जो नाट्यकला थी इसकी मुख्य विशेषता थी मनोरंजन के साथ साथ संस्कार, यानी मनोरंजन के साथ साथ संस्कार देने का काम होता था। नाट्यकला से साक्षर, निरीक्षर, आबाल वृद्ध सभी का मनोरंजन होता था। नाट्यकला से छोटे बड़े, युवा बूढ़े सबको मनोरंजन मिलता था। नाट्यकला जीवन और जगत का दर्पण होता है जिसमें ज्ञान के साथ मनोरंजन का भी समावेश होता है। ये दृश्य श्राव्य माध्यम है। दृश्य श्राव्य यानी ऑडियो विजुअल, यानी आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, जिसका अभिनव प्राण है। कहा जाता है कि सभी कलाओं का सहयोग नाट्य कलाओं में देखने को मिलता है। तो भरत मुनि जो थे इन्होंने नाट्यकला की शुरुआत की थी। इन्होंने पहला जो ग्रंथ लिखा था नाट्यशास्त्र, भरत मुनि, याद रखिए इन्होंने लिखा था नाट्यशास्त्र, ये इसका आधार ग्रंथ माना जाता है। और इन्होंने जो पहला नाटक लिखा था वो था देवासुर संग्राम, ये भी याद रखिएगा। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की और पहला इनका जो नाटक था वो था देवासुर संग्राम। इसमें देवता और असुर के बीच में जो संग्राम हुआ था उसका वर्णन हमको देखने को मिलता है।
और उसमें कहा है उन्होंने कि ऐसी कोई विद्या नहीं, ऐसा कोई कर्म नहीं, ऐसा कोई शास्त्र नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं जिसमें नाट्य कला ना हो। इस आधार पर कहा जा सकता है कि नाट्य कला समाज का दर्पण है। ओके, अगला है खजुराहो के मंदिर को देखकर प्रवासी मंत्रमुग्ध बन जाते हैं, क्यों? विधान समझाइए। तो पहले तो आप याद रखिए खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है। तो ये मध्य प्रदेश में है और छतरपुर में है, और इनका निर्माण कराया था चंदेल राजपूत राजाओं ने। पहले 80 मंदिर थे, फिर ये बाकी के मंदिर नष्ट हो गए, आज केवल 25 मंदिर बचे हैं। इसमें 64 योगिनी का मंदिर है, वो बहुत ही फेमस है, और हमारी जो संसद है उसका जो कंसेप्ट है, उसकी जो रचना है, वो 64 योगिनी की मंदिर से ली गई है, बराबर। तो हम इसको देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो गांव के समीप ये मंदिर स्थित है। तो इनका निर्माण कराया था बुंदेलखंड के चंदेल राजपूत राजाओं ने, बराबर। ये उनकी राजधानी थी, उन्होंने इसका निर्माण कराया था, और 1950 से लेके 1050 यानी पूरे 100 वर्षों का समय लगा था। 80 मंदिर का निर्माण किया गया था, जिसमें से आज केवल 25 मंदिर शेष है। इसमें से अधिकांश मंदिर जो है वो शैव मंदिर है। शैव यानी रखना, याद रखना, भगवान शिव के मंदिर, बराबर। भगवान शिव के मंदिर यानी शैव मंदिर। इन सभी मंदिरों की रचना शैली और शिल्प लगभग एक समान है। इनमें 64 योगिनी का मंदिर मुख्य है, जो मैंने आपको बता दिया है। तोरण की अलंकार शैली के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ये वाला मंदिर 64 योगिनी का मंदिर, दूलादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, पार्वती मंदिर, ये सब मंदिर यहाँ पर आए हुए हैं। ये प्रारंभिक समय में ये मंदिर ग्रेनाइट से पत्थरों से और नागर शैली में बनाए गए थे। ये शैली याद रखना, वन मार्क में पूछते हैं कि खजुराहो के मंदिर किस शैली में बनाए गए थे। तो खजुराहो के मंदिर बनाए गए थे नागर शैली में, और इनको बनाने में ग्रेनाइट के पत्थरों का उपयोग हुआ था। अब आगे चलते हैं, और आज भी देश विदेश में खजुराहो के जो मंदिर हैं, इनकी वास्तुकला को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अगला है सांस्कृतिक विरासत के एक हिस्से के रूप में भारत के इस स्मारक को 10 रुपए की करेंसी नोट के ऊपर रखा गया है। तो वो उसके चित्र के रूप में स्थान प्राप्त हुआ, उसका परिचय दो। तो आपको याद रखना है कि 10 रुपए की नोट, उसमें क्या आएगा भाई? तो उसमें आया है ये चक्र। ये चक्र कहाँ से लिया गया है? कोणार्क के सूर्य मंदिर से, बराबर। तो देखो, यह स्मारक कोणार्क के सूर्य मंदिर से लिया गया है। ये उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में है, और ये बंगाल की खाड़ी के समीप में है। 13वीं सदी में गंग वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। याद रखना, गंग वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम। यह रथ मंदिर 7 अश्वों वाले सूर्य के रथ के स्वरूप में, यानी ऐसा बताया गया कि ऐसा हिंदुओं में मान्यता है कि 7 घोड़े का जो रथ है उस पर सूर्य देवता बैठकर आते हैं। तो ये जो 7 अश्व हैं, ये 7 डेज को दिखाते हैं, 7 दिनों को दर्शाते हैं, बराबर। और इसमें है 12 पहिए इस तरह के। ये 12 पहिए क्या दिखाते हैं? ये 12 पहिए 12 महीनों को दर्शाते हैं, और हर एक पहिए में 8 स्पोक है। ये जो इस तरह के 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो 8 स्पोक है, ये 8 स्पोक, ये 8 प्रहर को दर्शाते हैं। और ये एक रथ मंदिर है, और दिव्य सांसारिक और सजावटी तीनों प्रकार के शिल्पों में 13वीं सदी की ओडस, इसको जाने दीजिए इस स्टेटमेंट को। और इस मंदिर का ऐसा कंस्ट्रक्शन था कि सूर्य की प्रथम किरणें जो थी, भगवान सूर्य देवता के माथे पर जो मुकुट था उस रत्न पे पड़ती थी पहली किरण, और उसके कारण पूरा मंदिर जो था वो प्रकाशित हो जाता था। इसी तरह का मोढेरा का सूर्य मंदिर भी इसी तरह का है। भारत के वैविध्यपूर्ण वन्य जीवन की जानकारी दीजिए। तो देखिए, भारत जो है उसके जलवायु, भूपृष्ठ, इसमें काफ़ी विविधता देखने को मिलती है। तो इसके कारण भौगोलिक विविधता भी भारत देश में देखने को मिलती है। भारत में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति, ये सब चीज़ें पाई जाती है। विश्व में पशु पक्षियों की 15 लाख प्रजातियां हैं, बराबर। इसमें से 81,251 प्रजातियां भारत देश में है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत विश्व में 12वें स्थान पर है, और भारत में एशिया, यूरोप, अफ्रीका के तीनों प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं।
साथ ही वर्तमान समय में भारत विश्व में एक ऐसा देश है जहां बाघ और सिंह अपने नेचुरल निवास में रह रहे, प्राकृतिक निवास में रह रहे। दुनिया में ऐसा कोई और जगह नहीं है। यहाँ पे क्या पाया जाता है भाई? यहाँ पे आपको अफ्रीका का झरक, चिंकारा, यूरोपियन लकड़बग्गा, जंगली बकरियाँ, काश्मीरी मृग, दक्षिण पूर्व एशिया के हाथी, गिब्बन, ये सब देखने को मिलते हैं। भारतीय जैव विविधि में काले भालू, एक सींग वाला गैंडा, सांप, पक्षियों में मोर, घुराड़, बाज, कलकलिया, सुरखा, सारस, ये सब यहाँ पर वे पाए जाते हैं। ये पक्षियों ने प्राणियों के नाम आप खास याद रखिएगा, ये लिखना आपका जरूरी है। और ये जो आंकड़े रखने याद रखना कि 15 लाख प्रजातियां, उसमें से 81,251 प्रजातियां जो है भारत देश में देखने को मिलती है। और इसके अलावा हिमालय की ऊंचाइयों में हिम तेंदुआ जो है ये बर्फ में रहता है। हिम तेंदुआ जो है ये बर्फ में रहता है ठंडे प्रदेश में। और इसके अलावा हिम तेंदुआ और लाल पांडा यहाँ भारत में देखने को मिलता है। ठंडी की ऋतु में राजस्थान में केवलादेव, ये भरतपुर में आया हुआ है, ये बर्ड सेंचुरी है राष्ट्रीय उद्यान में। और गुजरात के नल सरोवर में जो यायावर पक्षी, यायावर यानी जो पक्षी एक देश से दूसरे देश में जाते हैं उन्हें बोलते हैं यायावर पक्षी। ओडिशा एवं गुजरात के समुद्री किनारे पर कछुए अंडे देने आते हैं। भारतीय अजगर, विविध प्रकार के सांप एवं दक्षिण के घरे वर्षा जलों वनों में नागराज भी पाए जाते हैं। बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तांबा की उपयोगिता बताइए। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी किसी प्रश्न को रटिए मत, समझिए। तो मनुष्य ने सबसे पहले जिस धातु की खोज थी वो थी तांबा, और सबसे पहला जो चीज बनाई थी वो थी कुल्हाड़ी। बराबर, यानी आदि काल से हम तांबे का उपयोग करते आए हैं। अब तांबे के उपयोग क्या होते हैं? तो इसमें से मिश्र होने के गुणों के कारण इसका महत्व अधिक है। इसमें हम कलई मिला के कांसा और जस्ता मिला करके पीतल बनाए। जस्ता यानी जिंक, बराबर, और ये कलई यानी होता है टिन। यह विद्युत का सुवाहक है, इसलिए इसका अधिकांश उपयोग बिजली के साधनों में, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, ये सब में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा तांबे का उपयोग होता है जंतुनाशक, स्फोटक पदार्थ, रंगीन कांच, सिक्के, छपाई काम में भी तांबे का उपयोग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में वैज्ञानिकों का आकर्षण का मुख्य केंद्र सौर ऊर्जा पर केंद्रित हुआ है, कथन समझाइए। तो प्रश्न को आप समझिए कि हमारी जितनी भी ऊर्जा के रिसोर्स है, हम जो भी ऊर्जा का रिसोर्सेस है उसका प्रमुख स्रोत है सूर्य। हमको सारी ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य से। ओके, हमको सारी ऊर्जा मिलती है सूर्य से। तो और दूसरा, सौर ऊर्जा जो है ये अमर्यादित है, ये कभी भी खर्च नहीं होगी, इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए वैज्ञानिक इसकी ओर मुड़ गए। और सूर्य ऊर्जा भारत दुनिया के सभी देशों में प्रचुर मात्रा में मिलती है। तो देखिए, सूर्य जो है पृथ्वी पर जितनी भी ऊर्जा, उसका प्रमुख स्रोत है सूर्य। सूर्य में संलयन की प्रक्रिया से अंतरिक्ष में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा का केवल 2 अरबवां भाग पृथ्वी पर आता है, केवल 2 अरबवां, समझिए। और सूर्य पर पृथ्वी के प्रत्येक वर्ग मीटर में 1 किलोवाट ऊर्जा बरसता है, 1 वर्ग मीटर में। यह समझ लीजिए आप, प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न होती है। वर्तमान में विश्व में उत्पन्न होने वाली कुल बिजली से 1 लाख गुना अधिक सूर्य पृथ्वी को देता है। हमारी जो बिजली हम उत्पन्न कर रहे हैं उसका 1 लाख गुना ज्यादा बिजली हमको सूर्य देता है, ऊर्जा। फिर इसके अलावा यह अधिक विश्वसनीय है, इससे पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होता, और ऊर्जा का ये गैर पारंपरिक स्रोत है। गैर पारंपरिक यानी जिसका हम पहले नहीं, अभी से उपयोग करने लगे हैं, बराबर, और इससे किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता है। इसलिए जो वैज्ञानिक हैं वो सौर ऊर्जा की तरफ आकर्षित हो गए हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का अतिक्रमण अर्थात क्या? तो ये शब्द को समझिए। अतिक्रमण यानी नाश होना, गुणवत्ता में नाश होना, नुकसान होना। तो प्राकृतिक और मानव सर्जित कारणों से पर्यावरण की जो गुणवत्ता है वो घट रही है।
इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पर्यावरण का अतिक्रमण। वर्तमान समय में भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, जंगल की आग, भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात, सुनामी, इन प्राकृतिक कारणों से और मानव निर्मित कारणों से ये घटना हो रही है। एक बार अतिक्रमण शुरू हो जाने के बाद पर्यावरण को मूल स्थिति में बहाल करना बेहद मुश्किल होता है। एक बार यानी आपने पर्यावरण नष्ट कर दिया, फिर आप उसको बना नहीं सकते, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, पटसन उद्योग वर्तमान में कौन सी समस्याओं का सामना कर रहा है? तो पटसन उद्योग का मुख्य केंद्र है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, बराबर। पटसन को कहते हैं गोल्डन फाइबर, ये भी याद रखिए, पटसन को कहते हैं गोल्डन फाइबर। तो भारत में पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग केंद्रित हुआ है। जो उसके सामने निम्न समस्या है, अधिक उत्पादन का खर्च, पटसन को उत्पादन करने में बहुत खर्चा लगता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा बढ़ गई है। अब वस्तुओं की पैकिंग में अन्य विकल्प आने लगे। पहले क्या था कि बड़े बड़े या मशीन वगैरह होती थी, उसको पैक करने के लिए पटसन का उपयोग होता था, लेकिन अब उसकी जगह प्लास्टिक और दूसरे चीज़ों का उपयोग होने लगा है। यानी पटसन के सामने काफ़ी स्पर्धाएं आ गई है। अगला है सांप्रदायिकता, अर्थात क्या? सांप्रदायिकता के विरुद्ध संघर्ष समझाइए। तो जब कोई धार्मिक समूह या समुदाय किसी कारण दूसरे धर्म या संप्रदाय का विरोध करे, आलोचना करे, उन्हें घृणा की दृष्टि से देखे, उस संकुचित विचारधारा को सांप्रदायिकता कहते हैं। इसको सिंपल भाषा में समझिए कि कोई व्यक्ति जब अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है, आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, कोई व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर अन्य धर्म के लोगों को हीन माने, उनका अपमान करे, उनकी आलोचना करे, इसे कहते हैं सांप्रदायिकता या धार्मिक कट्टरवाद। सांप्रदायिकता व्यक्ति, समाज और देश के विकास में अवरोधक है। इसे दूर करने के उपाय निम्न हैं। नागरिक और सरकार को सांप्रदायिक तत्वों का शक्तिपूर्वक सामना करना एवं उसे दूर करने के प्रयत्न करना। यानी समाज, सरकार को और समाज में रहने वाले लोगों को, ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए, इनको खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। पुस्तक एवं पाठ्यक्रमों में सभी धर्मों की अच्छी बातों का समावेश करना। विद्यालयों में आयोजित होने वाली सर्वधर्म सभा, सामाजिक उत्सव प्रवृत्तियों में सभी धर्मों के प्रति बालकों में आदर भाव विकसित करना। जब जैसे सर्वधर्म प्रार्थना होती है, उस तरह करना चाहिए जिससे सभी धर्मों के प्रति बालक में सम्मान की भावना पैदा हो। जो सामाजिक उत्सव है उसमें सभी धर्मों के लोगों को एक साथ मिलना चाहिए, सभी को एक साथ उत्सव मनाना चाहिए, जिससे एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न होती है। सांप्रदायिकता विचार आधारित राजनीतिक दलों को मान्यता ना देना। यानी बहुत से राजनीतिक ऐसे दल हैं जो धर्म को लेकर के राजनीति करते हैं, तो ऐसे दलों को मान्यता नहीं देनी चाहिए, बराबर। साथ ही चुनाव के लिए विशेष आचार संहिता और उसका अमल करना और करवाना चाहिए। यानी जो चुनाव है, देखिए ये जो धार्मिक कट्टरता होती है पॉलिटिशियन लोग अपने लाभ के लिए करते हैं, तो चुनाव आयोग को ऐसे जो लोग हैं उनको दंडित करना चाहिए, उनकी जो सदस्यता है, उनकी पार्टी जो है उसको भंग कर देना चाहिए। रेडियो, टीवी, सिनेमा सामान्य नागरिक तक पहुंचाने के श्रेष्ठ दृश्य श्राव्य माध्यम है, जिसका उपयोग संभाव सहिष्णुता का प्रचार करने, साथ ही राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिले, ऐसे कार्यक्रमों को प्रसारित करना चाहिए। तो टीवी, रेडियो में ऐसे कार्यक्रम प्रसारित करने चाहिए जिससे लोगों में एक दूसरे के धर्म के प्रति सम्मान बढ़े, सद्भावना का विकास हो, बराबर। यानी आपको ये लैंग्वेज में ना लिख के आपको अपनी ढंग से आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों को अपनी लैंग्वेज में ही लिखना चाहिए। सांप्रदायिकता दूर करने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। युवाओं में सांप्रदायिकता के स्थान पर असांप्रदायिकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। देखिए सांप्रदायिकता को दूर करने में युवाओं का सबसे बड़ा रोल हो सकता है। फिर धर्म, जाति, प्रांत, भाषा के ऊपर राष्ट्रहित एवं राष्ट्र गौरव होना चाहिए। तो इस प्रकार सरकार ही नहीं, अपितु समाज को भी विशेष प्रयत्न करने चाहिए। खाली सरकार के करने से कुछ नहीं होगा, हम सभी को इसमें योगदान देना होगा। अगला है अल्पसंख्यकों के कल्याण विकास के लिए संवैधानिक प्रावधानों का परिचय दीजिए। देखिए पहले तो लैंग्वेज समझिए। अल्पसंख्यक यानी भारत देश में हिंदू लोग हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है, तो हिंदू लोग हैं, बहुमत है, बहुसंख्यक है। इसके अपेक्षा मुस्लिम है, वो अल्पसंख्यक है।
सिख हैं वो अल्पसंख्यक है, क्रिश्चियन है वो अल्पसंख्यक है। तो इस तरह से जो अल्पसंख्यक है उनके कल्याण विकास के लिए संवैधानिक यानी कानूनी क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या क्या व्यवस्थाएं भाई? तो अल्पसंख्यकों के हितों और कल्याण के विकास के लिए अल्पसंख्यक आयोग की रचना की गई है, ये खास याद रखना। अल्पसंख्यकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है जिससे वे अपने धर्म का प्रचार प्रसार और प्रोत्साहन कर सकते हैं। जो अल्पसंख्यक लोग हैं अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, उसका प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। बलपूर्वक धर्मांतरण पर रोक लगाई गई है, यानी कोई भी बल का उपयोग करके किसी अन्य व्यक्ति के धर्म का परिवर्तन नहीं कर सकता। सरकारी सहायता लेने वाली कोई भी शिक्षण संस्था में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती, यानी कोई सरकारी संस्था है वहाँ पे कोई धर्म का शिक्षक नहीं धर्म का एजुकेशन नहीं दिया जा सकता। तथा सभी धार्मिक समुदायों को उनके धर्म के व्यवस्थापन और धार्मिक कार्य हेतु संपत्ति प्राप्त करने तथा उसकी देखभाल करने का अधिकार है। इस मुद्दे को समझिए, यानी कि हर धर्म का व्यक्ति अपने धर्म के प्रचार के लिए, विकास के लिए पैसे इकट्ठे कर सकता है, अपनी धार्मिक संस्था वगैरह का विकास कर सकता है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार द्वारा अल्पसंख्यक अपनी लिपि और संस्कृति के रक्षण करने के लिए शैक्षणिक संस्था स्थापित करने चलाने का अधिकार है। इसको समझिए, यानी उनकी लिपि यानी भाषा जिसमें वो लिखते, लेखनी, बराबर। तो वो लोग अपनी लिपि का विकास कर सकते हैं, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए शैक्षणिक संस्था यानी जहाँ पे शिक्षा दी जाती हो वो सबको भी अनुदान कर सकते हैं। और उनको सरकार से अनुदान से चलने वाली किसी भी शिक्षण संस्था में धर्म, वंश, जाति, वर्ण या भाषा के आधार पर प्रवेश देने से रोका नहीं जा सकता। यानी कि कोई भी सरकारी संस्था हो वहाँ पे हर धर्म का व्यक्ति प्रवेश ले सकता है। देखिए इसमें दोस्तों उत्तर थोड़े बड़े बड़े दिए गए, काफ़ी डीपली। आपको एग्जाम के समय में अपने समय को ध्यान में रखते हुए आंसर लिखना है। 2 मार्क्स का पेपर है तो 4 से 5 पॉइंट इनफ, उससे ज़्यादा आपको बड़ा नहीं लिखना है। इसमें जो उत्तर दिए बड़े दिए गए, बड़े इसलिए दिए ताकि आपकी सोच विकसित हो और आप इतना याद करके जाएंगे तो 2 मार्क्स जैसा तो अवश्य आप लिख करके आएंगे। तो दोस्तों यहाँ हमारा ये आज का वीडियो पूरा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए वेरी नाइस डे।